Hi, hello, good evening, namaskar. You're most welcome to our YouTube channel. It's easy to learn 138. हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज का 32वां सेट, जिसमें है इंडियन पॉलिटी से संबंधित 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। तो वीडियो के एक भी प्रश्न को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। आइए अब बिना समय गंवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के 32वें सेट का पहला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर है 84। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका उत्तर है 47। तीसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान देने के अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में लागू की गई थी। आइए जल्दी से अब इन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान देने के अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में लागू की गई थी। चौथा प्रश्न है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा कितनी है? इसका उत्तर है न्यूनतम 25 वर्ष। पांचवा प्रश्न है, आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि की जा सकती है? इसका उत्तर है 1 वर्ष तक। छठा प्रश्न है, सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आइए फिर से इन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा कितनी है? न्यूनतम 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि की जा सकती है? तो 1 वर्ष तक। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों को दोहराने का मूल कारण ये है ताकि ये प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाएं। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। और ये प्रश्न मैंने कल के सेट में आपसे पूछा था। वो प्रश्न था कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। आठवां प्रश्न है, धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है? इसका उत्तर है लोकसभा में। नौवां प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? इसका उत्तर है 50 सदस्यों का। 10वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ किस रूप में लेता है? इसका उत्तर है लोकसभा सदस्य के रूप में। आइए जल्दी से इन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में। प्रश्न संख्या 11 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। 12वां प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर। 13वां प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है मीरा कुमार। 14वां प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषय पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका उत्तर है चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो आइए इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषय पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति।
दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स के मद्देनजर इम्पोर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप मेरे 400 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने में सहायता करेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं। जी हाँ, लाइक और शेयर करने से मेरे वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंच जाएंगे जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन थोड़ा हाई होगा, जिससे मुझे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद की अधिवेशन या कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी? इसका उत्तर है 60 दिन, या फिर कहीं कहीं 2 महीना भी लिखा मिलेगा। 16वां प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है महान्यायवादी। 17वां प्रश्न है, किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मतदान देने का नहीं? इसका भी उत्तर है महान्यायवादी। आइए अब इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद की अधिवेशन या कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी? इसका उत्तर है 60 दिन। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मतदान देने का नहीं, तो वो अधिकार है महान्यायवादी को। 18वां प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 148 में वर्णित है। 20वां प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी फिर से दोहरा लेते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 148 के द्वारा राष्ट्रपति। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसे संक्षेप में कैग भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। 22वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 266 में। 23वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारत व्यय निधि से कौन कौन खर्च किए जाते हैं? इसका उत्तर है, पहला है राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ते। दूसरा है राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। चौथा है कोई ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो। 24वां प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 267 में। 25वां प्रश्न है, भारत आकस्मिक निधि अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1950 ईस्वी में। यानी भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है, जबकि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 में पारित की गई थी। 26वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 124 में। 27वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। 28वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु कितनी होती है? इसका उत्तर है 65 वर्ष। आइए इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष। आइए अब बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, भारत में लोकहित मुकदमा यानी कि पीआईएल की अवधारणा लाने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति पीएन भगवती को। और इसे याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, पीआईएल में भी पी आ रहा है और पीएन भगवती में भी पी आ रहा है। 30वां प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के समाधान का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का क्षेत्राधिकार देता है? इसका उत्तर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या फिर मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं कम समय में बेहतरीन प्रश्नों वाले वीडियोस, ताकि आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। 31वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का अधिकार देता है? इसका उत्तर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। 32वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 129 में। 33वां प्रश्न है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 214 में। 34वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 215 में। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 129 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख है? तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 215 में। 35वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। 36वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 25। 37वां प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। 38वां प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। और इसे याद कैसे रखेंगे? तो र से राज्यपाल और र से राष्ट्रपति। आइए इन प्रश्नों को भी फिर से दोहरा लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 39वां प्रश्न है, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 40वां प्रश्न है, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से संपादित किए जाते हैं? इसका उत्तर है राज्यपाल के नाम से। 41वां प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। आइए अब इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से संपादित किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। आइए देखते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को। आज के सेशन का 42वां और आखिरी प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज के ये 42 प्रश्न आपको कैसे लगे हमें जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही टाइम सेविंग एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले सेशन को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।